नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े कैची टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हैं लाइफ में ह्यूमन बीइंग, दिस इज बेसिकली इसका फोकस जो है इट इज़ ऑन द हिंदू सक्सेशन राइट्स। कि कैसे अगर मान लीजिए किसी हिंदू व्यक्ति की डेथ होती है, महिला या पुरुष की, तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से आगे डेवलप करती है, किस तरह से उसका ट्रांसफ़र होता है, उसके एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसीजर होता है उस ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करने का। ये एक बड़ी अहम जानकारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग होल्ड्स टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द ग्राउंड, जैसे प्लॉट है आपका, कोई क्रॉप है, प्लांटेशन है, बिल्डिंग्स हैं, इसी तरह की ये सभी प्रॉपर्टी दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रॉपर्टी है, कैश है, बैंक बैलेंस है, और ज्वेलरी है, योर वैल्यूएबल्स है, व्हीकल्स है, यॉट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। तो विल के जरिए हम दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज को इसमें कवर कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जब हम विल एग्जीक्यूट करते हैं तो विल के अनुसार वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। अब इसमें एक छोटा सा हमारे लॉ प्रोफेसर एक छोटा सा जोक मारा करते थे कि वो बोलते थे, मान लो अगर मैं ताजमहल या कोई भी एक इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग की विल अपने बच्चों के नाम कर जाऊं या अपने किसी रिलेटिव के नाम कर जाऊं, तो क्या वो ट्रांसफर होगी? तो सबसे पहले विल उस चीज की, प्रॉपर्टी की वैलिड होती है एंड एग्जीक्यूट की जा सकती है जिसका टाइटल और पोजीशन, जो जिसकी डेथ होती है मरने वाले के नाम पर होता है, वही आगे ट्रांसफर होता है। एज मच राइट द डिजीज पर्सन होल्ड्स, only that component of the will be transferred. For example, अगर मान लीजिए मेरा किसी टाइम पे बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए है और मैंने उसको जिस समय विल करी और मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं और 2 गाड़ियां हैं, तो इसमें से अगर मैंने अपनी लाइफ टाइम में कुछ यूज कर लिया और 10 साल बाद मेरी डेथ होती है और इसमें से जो भी चीज मैं यूज कर चुका हूँ वो इसमें से विल के दायरे में से हट जाती है, भले ही मैंने विल में उसको इंक्लूड किया गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने अपने गलती से या बाय डेलिब्रेशन या बाय ओमिशन और बाय डिजाइन, मैंने मान लीजिए मेरे नाम पे सिर्फ 2 प्रॉपर्टी थी, तीसरी कोई डिस्प्यूट में थी या तीसरी मुझे लगता था कि मेरी प्रॉपर्टी है, जो सक्सेसर हैं उन पे विल के जरिए जिनके नाम विल होती है वो ट्रांसफर नहीं। इसके अतिरिक्त जो सबसे पहले हम एक डिफरेंस हमें डिसाइफर करना जरूरी है कि नॉमिनेशन और विल में क्या अंतर होता है। दरअसल नॉमिनेशन बैंक्स एटसेट्रा में या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो वो आपसे एक नॉमिनेशन मांगता है ताकि उससे उसको पता रहे कि ये नॉमिनेशन के जरिए हमने नेक्स्ट किस पर्सन को आफ्टर अ पर्सन डेथ, मान लीजिए लॉकर है या बैंक बैलेंस है, तो ये भी आजकल प्रैक्टिकली इसके लिए भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आजकल विल मांगने लगे हैं या सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगने लगे हैं, जो भी उसके लीगल हेयर्स होते हैं या दावेदार होते हैं उस प्रॉपर्टी के, किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए। हालांकि नॉमिनेशन जो है प्राइमा फेसाई इट इज अ प्रूफ, जो मरने वाला था वो अपनी जो बैंक बैलेंस है या जो उसका लॉकर है वो किसको ऑपरेट करना है, तो बेसिकली बैंक को इंडिकेट करके चला जाए। अब किसके, जो नॉमिनी है उसका भी एक दायित्व होता है कि वो जिसका जो राइट्स है उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को या उस धन को या उस ज्वेलरी को या जो भी उसने ऑपरेट करी है या जो उसके जरिए आई है उसको वो आगे ट्रांसफर करे। सबसे पहले विल की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा क्यों है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी डेथ का नहीं पता होता और वो ये चाहता है कि उसके बाद में जिन लोगों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है उन तक वो पहुंच सके। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म ऑफ विल है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अगर आप इसको विल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक उस बात का एक एविडेंस होता है, प्रॉपर्टी लिटिगेशन में नहीं पड़ती कि आपकी मरने वाले की इच्छा क्या थी कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरह जाए। एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, जो फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जो आपके पुरखों से आती है, वो विल के दायरे में नहीं आती, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सिर्फ वही हिस्सा उसके दायरे में जाता है जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन 6 एक्सेट्रा क्लास 1 है, क्लास 2 है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, छोटे से वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम उसको बाहर रखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड होती है, जो अपने लाइफ में आप एक्वायर करते हैं, एंड दैट यू कैन दैट प्रॉपर्टी विच यू कैन ट्रांसफर बाय योर ओन स्वीट विल। तो अगर आप विल नहीं करते हैं तो उसमें, उस केस में जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो अगर आपकी मदर जिंदा है तो उनके नाम भी एक शेयर जाता है, बराबर शेयर जाता है। आपकी वाइफ या जो एक्स वाइफ्स हैं उनके नाम भी, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, लेकिन ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि मदर, वाइफ और बच्चों का बराबर शेयर आज की डेट में अगर आप विल नहीं करते तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट चला जाता है। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें प्रैक्टिकली आती हैं कि उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है लोकल कोर्ट्स में। और मान लीजिए अगर कोई लीगल हेयर बाहर हैं या विदेश में लोकेटेड हैं तो उनकी
उपस्थिति भी कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर जरूरी होती है, एक पब्लिक नोटिस का प्रोसीजर होता है। तो इसके चलते जो आपकी प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव नॉट मेड अ विल, तो वो आपके बाद में उसको कोर्ट के प्रोसीजर से, जो आपके सक्सेसर हैं उसको, उनको एक कोर्ट की, भले ही वो प्रोसेस छोटी सी हो, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड्स हैं या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या अलग अलग तरह की जो बिल्डर्स हैं या उनकी बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं जो सिर्फ नाम एंटर करती हैं लोगों का, इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर लैंड है, तो इन सभी में विल का एक अपना अलग महत्व ये होता है कि रजिस्टर्ड विल से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी लिटिगेशन से पॉसिबली बची रहती है और उसके बारे में एक विल के अंदर लिखी हुई बातें एक प्राइमा फेसाई प्रूफ होती हैं। विल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। यहाँ तक कुछ लोग तो पहले ही कहते थे कि कई लोग मरते मरते नर्स के कॉलर पे लिख जाते थे विल, और उसकी गवाही नर्स दे देती, या जो प्रेजेंट लोग होते थे कि हाँ इन्होंने मेरे सामने लिखा था, एंड दैट इटसेल्फ बिकम्स विल। लेकिन आप इतनी एक्सट्रीम्स में ना जाएं। बेटर ये है कि आप एक विल को सिंपली जो आप चाहते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी, उसको लिस्ट करिए, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आप किस तरह से बांटना चाहते हैं इसकी आप एक विल में उसका ब्यौरा दें स्पेसिफिकली, और वो क्लियर और डिस्टिंग्विशेबल हो कि आपकी दरअसल इच्छा क्या। और इस विल को आप 2 एग्जीक्यूटिंग विटनेसेस होने चाहिए जिनके प्रेजेंस में आपने इस बिल को एग्जीक्यूट किया है। अब वो प्रेफरेबली तो सबसे उत्तम तो ये होता है कि आप उसको सब रजिस्ट्रार के आगे जाके रजिस्टर करें, और अगर ये संभव नहीं होता तो कम से कम नोटराइज उसको जरूर कराएं, या फिर उसको इंडिपेंडेंटली इतना सिक्योर कर दें कि उसको कोई डिस्प्यूट में ना डाल सके। क्योंकि आजकल हम लोग प्रोफेशन में देखते हैं कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि ओल्ड एज में हैं, बच्चे बाहर हैं, तो जो उनके सर्वेंट हैं या केयर टेकर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है या और कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई भी व्यक्ति जो है उस चीज़ में डाल सकता है कि ये मेरे नाम लिख गए थे या इन्होंने मरने के पहले मेरे से इस प्रॉपर्टी का एडवांस लिया हुआ। इस तरह तरह के बहाने लोग जो है उसमें बना सकते हैं, और ऐसा होता है, उससे वो प्रॉपर्टी को इंगेज कर लेते हैं। फाइनली वो केस हार भी जाएं, उस केस में भी क्या होता है कि जो आपके लीगल, जो आपके सक्सेसर हैं, उन तक वो प्रॉपर्टी सुगमता से या इजीली जो है नेचुरली वो नहीं पहुंच पाती है, उसमें हिंड्रेंसेस आ जाते हैं और उनको कई बार कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। जो बंदा उस चीज़ को, लिटिगेशन को लड़ सकता है, जो लोकल आदमी है या जो लोकल बंदे हैं या लॉबी काम करती है माफिया की तरह, जो मिलके वो उस प्रॉपर्टी को लिटिगेशन में एंगेज कर देते हैं, फिर आपके ऊपर कंप्रोमाइज करने का दबाव डालते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। या जिसको भी आप चाहते हैं कि आपकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, तो आप विल जरूर एग्जीक्यूट करें। इसके लिए आप लोकल एडवोकेट्स की मदद ले सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स की मदद ले सकते हैं, वो आपकी ड्राफ्टिंग में हेल्प करेंगे। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन सिंपली लिस्ट योर प्रॉपर्टी एंड whom do you want it to go, that itself becomes a will। इसमें कोई आपका एक्सपेंडिचर नहीं होता बहुत ज़्यादा। It is a minimal expenditure exercise which saves lot of money of subsequent possible litigation. So this was about will, friends, why it is so important to execute will and preferably register it before a proper authority so that it becomes an evidence for future after a person's death कि वो प्रॉपर्टी किस तरह से जानता है, किस तरह से इन्वॉल्व करना चाहता है, कि उसके किस किस सक्सेसर के पास कितना प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा जाए। तो इससे लिटिगेशन से प्रॉपर्टी बची रहती है, प्लस इट इज व्हाट इज देयर टू एग्जीक्यूट योर विल आफ्टर यू आर गॉन। और हिंदू लॉ के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो एक पिंडदान की क्रिया होती है, जो आफ्टर डेथ राइट्स होते हैं, तो ये माना जाता है कि आप लगभग 7 पुश्तों तक आपका पुनर्जन्म संभव होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि 7 जनरेशंस तक। और पहले जो सक्सेशन था, जो पर्सनली प्रॉपर्टी या जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स होते थे, वो 7 जनरेशन तक होते थे, जिसको बाद में 4 जनरेशन तक रिड्यूस किया गया। बट दैट इज अ फैक्ट। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट अ विल, दिस ऑल्सो इंश्योर्स कि जो आपके जो डिसेंडेंट्स हैं, बिकॉज यू आर लाइकली टू बी रीबॉर्न इन दैट वेरी लीनिएज, तो उस हिसाब से भी देखेंगे कि वो आपकी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर ट्रांजिट, जिस समय यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड इन द फिजिकल फॉर्म, तो उस समय ये एक ट्रांजिट के दौरान भी जो विल है वो आपके अगले से अगले जन्म या नेक्स्ट जन्म में वो आप तक आपकी ही अर्न की हुई प्रॉपर्टी को एक तरह से योर डिसेंडेंट्स एज केयर टेकर वो उसको आगे तक पहुंचा। So thank you friends, this was so much about will. If you have any questions about will, you can please post it in the comment section and we will address those questions and we'll try to answer those questions. Thank you friends.